हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज का आपका टॉपिक होगा उपसर्ग और प्रत्यय। पिछली क्लास में जो स्टूडेंट्स थे जो अच्छे नंबर लाए थे उन लोगों का मैं नाम अनाउंस करते चलूँ। उन लोगों का नाम आप सुन लीजिए। जो समास के टेस्ट में अच्छे नंबर लाए थे उन लोगों का नाम मैं बोलती हूँ। हमेशा आप लोगों को हमेशा मैं बताती हूँ कि आप लोग जो टेस्ट होता है ना उसमें अच्छे मार्क्स लाया करिए ताकि आपका नाम बोला जाए। और सभी लोग पूरा वीडियो को देखिए। आप लोग वीडियो को शुरू से देखते नहीं हैं। वो जो टेस्ट मैं लेती हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग बच्चों प्लीज़ उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा। तो चलिए उन लोगों का नाम सुन लीजिए जो हमारे क्लास में स्टूडेंट जो रेगुलर हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। पहली हमारी बच्ची है जो स्टूडेंट्स हैं स्नेहा कुमारी जी, जिन्होंने 13 में 13 क्वेश्चन लाए। दूसरा है अनामिका कुमारी। अनामिका कुमारी का नाम आता है सेकंड नंबर पर, इन्होंने भी 13 में 13 नंबर लाए। और एक है दीपाली चौरसिया। दीपाली चौरसिया ने भी 13 आउट ऑफ द 13 में 13 नंबर लाए अपना समाज के टेस्ट में। तो इन बच्चों का ये जो परफॉर्मेंस है ना, इसके आधार पर, इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इन लोगों का क्वेश्चन एग्ज़ाम में रेयर होंगे जो गलत होंगे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन या सब क्वेश्चन कह सकते हैं ये सही करके आने वाले स्टूडेंट हैं जो सारे वीडियो को देख रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम बात करें। उपसर्ग और प्रत्यय आज का हमारा टॉपिक होगा। ये देखने में तो लगता है कि मतलब आसान है, लेकिन इसके बारे में जब आप अच्छे से डिटेल्स और इसके से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपको मिलने लगे ना तो आप डेफिनेटली रॉन्ग कर जाओगे अगर बिना पढ़े गए तो। यदि पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस आपका रहेगा तो अच्छे से होगा। तो वीडियो को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को मैं आपको एक बात कहूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आपको पसंद आए तब, ये भी आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसके बारे में जानते हैं। आपके स्क्रीन पे होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ ये टॉपिक का नाम है, लेकिन जब हम पढ़ने लगेंगे इसको तो पहले उपसर्ग को पढ़ेंगे और बाद में प्रत्यय को पढ़ेंगे। प्रत्यय को बाद में पढ़ेंगे, तभी उपसर्ग का हम देखेंगे कि उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उपसर्ग का परिभाषा क्या लिखा हुआ है। उपसर्ग उन शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अर्थात उपसर्ग उस अक्षर या आधार समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाने पर एक विशिष्ट अर्थ की रचना करते हैं। अब इसको साधारण शब्दों में सुनिए कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दांश कहने का अर्थ है शब्द का अंश, उसको शब्दांश कहते हैं। तो ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी वर्ड के, किसी भी अक्षर के, किसी भी शब्द के पहले आकर उस शब्द की अर्थ को बदल दे। किसी भी शब्द के पहले आकर उस शब्द के भाव को, उसके अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग किसी वर्ड के पहले आकर लगता है, याद रखिएगा बिल्कुल। और इसका परिभाषा भी सुन लिए आप हमसे एकदम सरल शब्दों में। और इसका जो लैंग्वेज जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बुक का लैंग्वेज है, ये किताबी भाषा है। सरल शब्दों में उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप देखेंगे ना तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अब हम समझ गए हैं बात को। अब देखिए, जैसे हार मतलब क्या होता है, हारना होता है। तो जब इसमें हम प्र उपसर्ग उसमें जोड़ दें, उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रहार। अब प्रहार का अर्थ बदल गया ना। अब हार का मतलब हारना होता है, लेकिन प्रहार जब हो गया तो उसके अर्थ में देखिए परिवर्तन हुआ ना। प्रहार मतलब क्या होता है, किसी को मारना, किसी पर वार करना, किसी पे प्रहार करना। तो देखिए ये उपसर्ग जोड़ने से क्या बदलाव हुआ। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आकर लगते हैं। और उपसर्ग अगर आपको छांटने के लिए दिया जाए कि किसी वर्ड में कौन सा कोई आपको शब्द दिया जाए, उसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग हटाने के बाद के जो अक्षर होते हैं, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि उपसर्ग
के बाद भी जो शब्द बचता है ना, वो शब्द भी अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे इन शब्दों में इस तरह जो शब्द लगे हुए हैं, एक मिनट आपको मैं बताते चलूँ कि देखिए, जैसे इधर जो वर्ड शब्द हैं ये पहले से भी अपने आप में पूर्ण शब्द थे, लेकिन वो बात अलग है कि इनमें उपसर्ग लग के इनका शब्द में परिवर्तन आ गया। लेकिन इसके पहले से भी ये तो शब्द थे ना, अर्थपूर्ण शब्द थे ना। तो मेरा कहने का यही एकमात्र मेरा सार यही है कि आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। अब क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, मेरा टेस्ट लेने का यही मकसद होता है कि आपको बताया जाए कि क्वेश्चन का टाइप कैसा हो सकता है एग्ज़ाम में, एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। इसीलिए मैं टॉपिक कंप्लीट करके एक टेस्ट सीरीज रखती हूँ। अब देखिए अब बल जो लिखा हुआ है, बल में भी उपसर्ग, बल मतलब बल अपने आप में एक अर्थपूर्ण शब्द है ना। किसी को अपना बल प्रयोग करके करना, अपना बल दिखाना किसी को, बल अपने आप में। लेकिन प्रबल, प्रबल से उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे प्रबल मतलब है, मतलब वो बलवान ही नहीं है, प्रबल बलवान है, महान ही, वो अच्छा ही नहीं है, वो महान है। ये इसकी विशेषता इसके शब्द में, इसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहा है। तो उपसर्ग का यही काम होता है, उपसर्ग का कार्य ही यही है कि किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द की अर्थ में परिवर्तन करना। और देखिए अभी है साप है, साप समझते हैं, सांप नहीं साप, साप देना। मैं किसी को ऐसा होता है ना कि उसको कोई रामायण महाभारत के काल में ऋषि मुनि श्राप दे दिया करे, तो वही शाप है। तो उसके आगे अभी लगा दीजिए, अभी एक प्रत्यय है तो अभिशाप, अभिशाप हो जाएगा। अभिशाप का अर्थ क्या होता है, हानिकारक है, मतलब खराब, बुरा, ये उसका अर्थ होता है। तो अर्थ में माइनर ही सही, कम ही सही, लेकिन परिवर्तन करता है उपसर्ग। उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, या ऑप्शन दे देगा उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, फर्स्ट ऑप्शन, बीच में लगता है सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बाद में लगता है, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपको लगाना है उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आकर लग के और शब्द की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसे एक विशिष्ट अर्थ की रचना करता है उपसर्ग लगकर। ठीक, अब उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग के स्रोत क्या हैं। स्रोत का मतलब है, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उपसर्ग कहाँ से लिए गए हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं, तो उपसर्ग के 3 स्रोत हैं। उपसर्ग के 3 स्रोत हैं। आपको हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के, आपको 3 प्रकार के उपसर्गों के स्रोत के बारे में पढ़ाया जाएगा। और आपको ये बताया जाएगा कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग हैं। तो उर्दू के जो उपसर्ग होंगे बच्चों, वो आपको देखते ही आप पहचान जाएंगे, वो आपको बताया जाएगा। उर्दू के जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे। ये कन्फ्यूज़न कहाँ होता है बच्चों में, हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग को चुनने में। लेकिन इन सब क्लास को जब आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से एक एक उपसर्ग को देखेंगे, आपको भरसक याद हो जाएगा चीज़ें। आप देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, उपसर्ग के स्रोत क्या है। तो उपसर्ग के कितने स्रोत, कहाँ क्या स्रोत है। तो उपसर्ग के 3 स्रोत माने जाते हैं। हिंदी से कुछ उपसर्ग आए हैं, कुछ संस्कृत से आए हैं, कुछ उर्दू से आए हैं। तो उपसर्ग के 3 स्रोत माने जाते हैं। तो हिंदी से कितने उपसर्ग आए हैं। तो हिंदी से मुख्यतः 10 उपसर्ग हैं। हिंदी के मुख्यतः 10 उपसर्ग हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उदाहरण के थ्रू चीज़ों को बहुत इजी वे में लेकर समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो हिंदी के जो 10 उपसर्ग हैं, इतना हम आज पढ़ेंगे। और संस्कृत के भी कुछ शब्दों को, उपसर्गों को आज हम देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में संस्कृत का आधा बचा हुआ भाग और उर्दू, दो भाग में हम उपसर्ग को कंप्लीट कर देंगे। उपसर्ग का हमारा 2 क्लास चलेगा, आज एक क्लास चलेगा, आधा आज उपसर्ग खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में आधा और थर्ड क्लास जो होगा हमारा प्रत्यय का होगा। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आगे चले। तो हिंदी में उपसर्गों की कुल कितनी संख्या होती है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हिंदी में उपसर्गों की 10 संख्या होती है, कुल 10 उपसर्ग है हिंदी के। मुख्यतः कह सकते हैं, मुख्यतः तो कुछ किताबों में कुछ ज़्यादा भी दिए हुए रहते हैं, लेकिन कुछ किताबों में जो सिमिलियर रहते हैं ना, एक जैसे एक
मतलब समान जातीय रहते हैं उनको एक में मिला दिया है, इसके वजह से 10 कहा गया है। और 10 ही मैक्सिमम बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रत्यय क्या होता है आपके स्क्रीन पे है, आप बात को समझ सकते हैं मेरे बोलने से भी, और आप देख भी रहे होंगे आपके स्क्रीन पे आपका क्या दिख रहा है कि पहले है अ डैश अन। ये जो अ डैश अन है ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, ये पहला उपसर्ग है अ या अन। ठीक है, तो देखिए यही मैं कह रही थी कि कुछ बुक्स में कुछ जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि अ और अन एक ही प्रकार के हैं, सिमिलैरिटी है दोनों में, तो इन दोनों को एक जगह रखा गया। यही इन दोनों को हम अलग अलग करके आपको पढ़ाते हैं, तो इसकी संख्या 10 से 11 हो जाती है। तो किसी किताबों में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दिखाया है और किसी में जहाँ थोड़ा सा एक जैसा कुछ मिलता हुआ दिखाई दिया है तो दो को एक साथ रखा गया है। तो ये हमको सबसे अच्छा टेक्निक लगा कि जो दो एक जैसे हैं उनको एक साथ रख के पढ़ लिया जाए, तो समझने में भी आसान होगा और ज़्यादा दिमाग पर हमें बोझ भी नहीं आएगा, बर्डन भी ज़्यादा हमें नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट हमारा जो है अ और अन निषेध के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही देखिए निषेध का अर्थ क्या होता है, निषेध मतलब नहीं के अर्थ के रूप में, नहीं के जहाँ नहीं मतलब उस चीज़ का नकारात्मक दृष्टिकोण जहाँ हमें रखना हो वहाँ हम अ या अन का उपसर्ग लगाने का कार्य करते हैं। अब देखिए पहला हमारा उदाहरण क्या है, आपको समझने के लिए उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे मैंने लिए हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या है, पहला है अचूक। अचूक किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए पहले से चूक रहा होगा ना, चूक एक अपर्याप्त में शब्द है, इसके पहले उपसर्ग लग गया। तो आपको ये जानना चाहिए, ये बात समझ लेना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ कि उपसर्ग जिस शब्द में लगता है ना उस शब्द को में बिना उपसर्ग लगाने से पहले भी उपसर्ग नहीं भी लगा हो तो वो शब्द जो है वो अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, वो अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए, वो अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। पहले से भी उपसर्ग लगने पर भले उसका मतलब बदल जाए, दूसरा अर्थ हो जाए, लेकिन पहले वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे कहा जाए कुछ वर्ड दिए जाए और उसमें आपको खोजना हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। इस तरह से अगर क्वेश्चन मिल जाए इसमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आप उपसर्ग को निकाल भी देते हैं, काट भी देते हैं, तो जो वर्ड बचता है वो अगर अर्थपूर्ण शब्द बचता है तो समझिए कि आपने सही शब्द को छाटा है, और अगर अर्थपूर्ण शब्द नहीं बचता है तो समझिए कि आपने जो शब्द को निकाला है उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में वो आपका गलत है। ठीक है, तो देखेंगे अचूक, जो नहीं चूकता है उसे अचूक कहते थे। यहाँ निषेध नहीं न का प्रयोग हुआ ना, तो इसका प्रयोग निषेध के संबंध में होता है। ठीक है, दूसरा है अथक, जो न थके, यहाँ भी देखिए आपको न देखने को मिला। तीसरा है अडिग, जो स्थिर रहे अटल रहे, जो ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। फिर देखिए अनदेखा, जिसे देखा ना हो, जो अदृश्य हो, जो छिपा हुआ हो उसे अनदेखा कहते हैं। तो इन सबों में आप देखिए कि अ प्रत्यय लगा है और अ का प्रयोग निषेध के रूप में हो रहा है। अ का प्रयोग कहाँ हो रहा है, निषेध के रूप में हो रहा है। देखिए अयोग्य, जो योग्य ना हो उसे ही तो अयोग्य कहते हैं, तो यहाँ भी अ का प्रयोग जो हो रहा है निषेध के रूप में हो रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट हमारा प्रत्यय उपसर्ग होगा, पहला जो उपसर्ग होगा, हिंदी में 10 कुल उपसर्ग होते हैं, तो पहला उपसर्ग जो होगा अ या अन होगा। और ये अ और अन का प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है, इनका अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ निषेध होता है, ये निषेध के रूप में जाने जाते हैं। इनका प्रयोग निषेध सूचक अर्थ बनाने में किया जाता है। अब देखिए अशुभ, मतलब जो अशुभ ना हो, अमंगल, अशुभ, अयोग्य, अनदेखा, मतलब जो जिसमें निषेधात्मक शब्द आपको लगे, जिसमें न आए नहीं आए इस प्रकार के शब्द आए नहीं, तो वो निषेधात्मक शब्द हो जाएंगे। क्लियर है, अ या अन का प्रयोग और अ और अन से कैसे उपसर्ग के शब्द बनते हैं। तो पहले से भी ये देखिए, ये जो अ अगर आप हटा दीजिए तो इतना जो बचता है, तो ये क्या चूक, थक, डिग, ये सब पहले से भी था। देखिए अन से कैसे बना, अन को अगर आप हटा दीजिए, देखा एक अर्थपूर्ण शब्द है, अशुभ में अ को हटा दीजिए, शुभ एक अर्थपूर्ण शब्द, अयोग्य में योग्य यानी कि पहले से योग्य था तो अ लगा दिए यानी कि निषेध हो गया, मतलब योग्य था अब अ लगाने से वो निषेधात्मक हो गया, अयोग्य हो गया।
तो बच्चों मैं जो समझाना चाह रही थी आप समझ गए। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे हम देखेंगे उपसर्ग कुल हिंदी में 10 हैं और 10 को आज हमें कंप्लीट भी करना है, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, तो दूसरा हमारा है अध। अध उपसर्ग लगाने से शब्दों में क्या परिवर्तन होगा वो देखिए। तो अध यदि अध को हटा दीजिए तो जला शब्द बचता है ना। तो ये मेरा कहने का बार बार बताने का अर्थ है कि यदि आपको ये ना आपको पता हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय अरे कौन सा उपसर्ग लगा हो, अब आपसे पूछ लिया जाए कोई वर्ड देके कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हो और 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको पहले ये देखना है कि उपसर्ग हमेशा पहले आकर लगता है, और उपसर्ग को अगर हम नहीं लगाएं, उपसर्ग को यदि हम हटा दें तो क्या वो शब्द अर्थपूर्ण बच रहा है। यदि अर्थपूर्ण बच रहा होगा तब तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अगर अर्थपूर्ण नहीं बच रहा, वो शब्द आधा लगे अधूरा लगे जिसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि उपसर्ग जिसमें लगता है ना वो शब्द पहले से ही अर्थपूर्ण रहते हैं। उपसर्ग लगाकर उनके अर्थ के जो भावना होती है ना, अर्थ का जो कहने का जो बताने का जो वो मतलब होता है उसे बदलने का बस कार्य उपसर्ग का होता है। देखिए अध उपसर्ग से कैसे हम बनाएंगे। अध का क्या अर्थ होगा, जैसे अ या अन का अर्थ था निषेधात्मक, उसी प्रकार से अध का अर्थ होगा आधा। आधा किसी चीज़ के लिए बताना हो आधा, तो उसके लिए हम अध उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। पहला हमारा है अध जला, अध पका, अध बीज, अध खुला, अध खिला। तो इसमें देखिए अध जला मतलब आधा जला हुआ है, अध बीज मतलब आधे बीच में ऐसे बोलते हैं ना हम कि अध बीच रास्ते में मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये कोई ख़राब शब्द नहीं है, ये हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के बिल्कुल प्योर सही शब्द हैं अध बीच। तो इसका मतलब होता है आधे बीच में। अध खुला मतलब पूरा ऐसा करके दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था, ऐसे बोल के ना बोल के आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दरवाज़ा जो था अध खुला था, आधा खुला हुआ था। तो ऐसे में अध का प्रयोग हम आधा के लिए हमेशा करते हैं। अब देखिए आप कोई खाना बनाए जैसे और वो थोड़ा कच्चा रह गया, तो कह ऐसे बोला जाता है ना घरों में, आप भी बोलते होंगे कि खाना तो अध पका है, पूरा पका नहीं है, अध पका खाना है। तो अध का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आधा के लिए किया जाता है। अध उपसर्ग का प्रयोग आधा के लिए किया जाता है। और एक और उदाहरण देखिए अध खिला। जैसे आप देखते होंगे मार्केट में जहाँ फूल बेच रहे होंगे या फिर आपके घर में यदि पौधे होंगे, गुलाब का फूल है मान लीजिए, वो उसका जो पहले की जो लगी होती है फूल खिलने से पहले का जो रहता है, थोड़ा थोड़ा जब फूल निकलना स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं ना ऐसे कि ये फूल जो है अभी अध खिला है, इसे बस कोढ़ी लगी हुई है, ये फूल खिला हुआ नहीं है, तो वो अध खिला। अध कपारी आधे सिर में दर्द जिसे होता है उसे क्या कहते हैं, अध कपारी। तो ये देख लिया आपने, अ और अन का देख लिया जिसका मतलब निषेध होता है, अध का देख लिया जिसका मतलब आधा होता है। तो थर्ड में हम चलेंगे। थर्ड हमारा क्या कहता है, ये एकदम आसान है, समझते जाइए बस, ये आपको याद नहीं करना है, आपको बस ये छांटने आना चाहिए। अगर शब्द दिए जाए ना उसमें से आपको छांटने आना चाहिए कि किसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, तो आपको जानकारी होगी तब ना आप छांट पाएंगे कि कौन कौन सा उपसर्ग प्रत्यय होते हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा है। और जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा वो क्वेश्चन देखेंगे ना जब आप तब आपको समझ में आ जाएगा कि इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा मैं अब नहीं समझा सकती, इससे ज़्यादा आसान अब कैसे समझाऊं मैं। सबसे आसान तरीका है मुझे यही लगता है समझाने का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब थर्ड देखिए उन का क्या मतलब होता है, सब चीज़ को एकदम तो क्लियर से डिफाइन कर करके शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ तक मैं लिख दी हूँ, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। और इसी प्रकार से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, इसी तरह से लिख के, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी भूल जाते हो, तो उस चीज़ें अगर क्लियर लिखे रहेंगी तो आप नहीं भूलेंगे, बाद में भी कॉपी उठा कर देखेंगे याद आ जाएगा। देखिए उन से कैसे बनता है, उन का मतलब क्या होता है कि 100 में, 50 में, 20 में, 40 में, मतलब किसी में भी एक कम जहाँ के बात आए वहाँ उन का प्रयोग करते हैं, उन उपसर्ग का। जैसे 29 मतलब 30 में एक कम, 49 तो 50 में एक कम, 59 तो 60 में एक कम, 69, 79, 39। इन सबों का आपको देख के लग रहा होगा कि 40 में एक कम 39, 50 में एक कम 49, ठीक है, 69 में एक कम
70, तो एक कम का जहाँ बात आए, यहाँ इसका गिनती में प्रायः इसका प्रयोग किया है, था वहाँ 29 उनका उपसर्ग लगाकर हम यूज करते हैं, उस शब्द का उन लगाकर प्रयोग करते हैं। आपको बस यही कहा गया है। तीसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरा बहुत आसान है। अब हम आगे चलते हैं, टाइम को नहीं ज़्यादा गंवाते हुए। फोर्थ हमारा देखेंगे। फोर्थ है औ या औ। औ मतलब क्या होता है? हीन अर्थ में, मतलब अ का प्रयोग जैसे अन का या अ का प्रयोग कर रहे थे निषेध के लिए, वैसे हीन किसी को दिखाना हो, किसी को खराब या बुरा दर्शाना हो, तो हम अ उपसर्ग लगाकर शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे लगा। तो जैसे गुण, एक हम बोलते हैं कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, और एक बार हम गुण का कैसे, उसमें अ जब हम जोड़ देंगे, अ उपसर्ग लगा देंगे तो अवगुण हो जाएगा। तो उसके अवगुण, अवगुण मतलब खराबी बताई जा रही है ना, उसकी बुराई बताई जा रही है ना, तो इसका प्रयोग किसी को हीन अर्थ बताने में, किसी को हीन दिखाने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा है अवसाद। मतलब अवसाद का क्या अर्थ होता है? मतलब खेद है, विषाद है, अवरोध, अवरोध है, मतलब जो हमारा रास्ता है वो रुका हुआ है, रुकावट है, रोड़ा है, तो उसे अवरोध कहते हैं। अवदशा, दशा पहले से शब्द है, ये देख लीजिए, उसमें अव लगेंगे। अवदशा मतलब बुरी दशा को अवदशा कहते हैं। और देखिए क्या है, अवतरण। अवतरण मतलब पार होना। मतलब तरण मतलब क्या होता है, ये आपको पता है? अवतरण, तरण मतलब क्या होता है? नदी होती है, नदी को पार करना को अवतरण कहते हैं ना। उसे नदी को पार करने का, जहाँ आए आकाश से नीचे, आकाश से मतलब एरोप्लेन से आप उड़ रहे हो, उसे नीचे उतरना हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अवतरण, शुद्ध हिंदी भाषा में। अवकीर्ण, अवकीर्ण मतलब सूरज की किरणें सुबह होते ही अवकीर्ण हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, फैली हुई। किरण मतलब, किरण एक संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी मतलब क्या होगा? किरण। सूर्य की किरण को किरण कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तत्सम शब्द है किरण, तो उसमें अ उपसर्ग लगेगा तो वो किरण क्या हो जाएगा? अवकीर्ण में बदल जाएगा, जिसका अर्थ फैलना होता है। ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए क्या होता है। पांचवा होता है दू। दू, दू क्या है? ये भी उपसर्ग है। इसका भी प्रयोग बुरा या हीन दिखाने में किया जाता है। जैसे गंध के पहले दूर लगा दें तो दुर्गंध, मतलब खराब गंध, बदबू आ रही है, खराब गंध आ रहा है, इसे दुर्गंध कहते हैं। तो दू का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? यहाँ भी बुरा या हीन दिखाने में। जैसे प्रयोग, उपयोग का उल्टा दुरुपयोग। दुराशा मतलब व्यर्थ की आशा। दुर्जन मतलब बुरे व्यक्ति। दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। और दुर्लभ प्राप्त करने में, जिसे प्राप्त करने में कठिनाई हो, थोड़ा मुश्किल हो, है, उसे दुर्लभ कहेंगे। तो इन सब उदाहरण को आप देखिए और समझिए। इसको याद नहीं करना है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस आप देखते रहिए, बस आप समझते चलिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा ना, तो इसका आप थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन में समझ पाएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब अभी जब क्लास आप अच्छे से वॉच करेंगे ना, कॉपी में लिख लिख कर इसे देखेंगे, कॉपी में लिख कर एक दो बार पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए छठा हमारा क्या है। पहला देख लिए क्या था? अ या अन था। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? चौथा क्या था? पांचवा क्या था? इन सबों को आपने देखा। अब छठा देखिए, उन था। उन के बारे में तीसरे नंबर में मेरा उन आया था, अव आया था इससे पहले। तो इन सबों को हम देख लिए हैं। अब हम छठे नंबर में चलेंगे और फटाफट अपना 10 कंप्लीट करेंगे, और संस्कृत में हो सके तो एंटर भी आज कर लेंगे। तो देखेंगे नी का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है रहित के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे मतलब रहित मतलब जो ना हुआ हो, ठीक है, जो ना हो। रहित मतलब नहीं के लिए, ठीक। निश्चल जो छल के रहित हो, ठीक, जिसमें छल नहीं हो उसे निश्चल कहते हैं। और निश्चल जो चले नहीं, जो अचल हो, जो स्थिर हो, उसे निश्चल कहते हैं। निश्चल और निश्चल में देखिएगा, ये देखिए निश्चल है, जो चले नहीं उसे निश्चल कहते हैं, और निश्चल जिसमें छल ना हो उसे निश्चल कहते हैं।
निर्भर, जो दूसरे पर निर्भर होती है, इसका अर्थ होता है नहीं के रूप में, रहित के अर्थ में, ठीक है। निर्मूल, जो जड़ के बिना हो, जिसका जड़ नहीं हो, नहीं के रूप में प्रयोग हुआ ना, रहित के रूप में प्रयोग होता है इसका। रहित मतलब रहना मत समझ लीजिएगा, रहित है मतलब इसमें वो नहीं है, रहित के अर्थ में होता है, ठीक। और देखिए निरण, मतलब जो अन्न के बिना हो, जिसके पास अन्न रहित हो, जो ऐसे नहीं कहते हैं वो वस्त्र रहित है, वस्त्र विहीन है, ठीक है, अन्न विहीन है, अन्न रहित है, ऐसे। इसका प्रयोग अन्न के इसका प्रयोग रहित के रूप में करते हैं। छठे नंबर, इसे बस अभी देखते जाइएगा, क्वेश्चन जब आएगा ना तो वहाँ आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक। देखिए बिन, एक और उपसर्ग आता है 7वें नंबर का, बिन, जिसका अर्थ भी होता है, ऐसा नहीं बोलते बिना देखे, बिना बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में नंबर नहीं आने वाले, तो जो बिना लगा, बिना का क्या अर्थ हुआ, अभाव, मैंने प्रैक्टिस के अभाव में, ठीक है। और इसका आगे उदाहरण देखेंगे, बिन देखा, मतलब जिसे देखा ना हो, बिन देखा है। ऐसे मान लीजिए आप कहीं दूसरे जगह के स्टूडेंट हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरा BHU का कैंपस अनदेखा है, बिन देखा है, जिसे हम नहीं देखे हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर सुने हैं उसके बारे में कि बहुत अच्छा है, ठीक। तो एक और उदाहरण है बिन ब्याह, जिसका ब्याह ना हुआ हो, बस बारात किया हो, ठीक है, अपनी बारात पे ना गया हो, दूसरों की बारात किया हो, उसे बिन ब्याह कहेंगे। बिन जाने, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि बिन जाने बूझे कुछ मत बोलो, ज़्यादा समझाओ मत, बिना जाने, तो जो नहीं जानता हो, ठीक है। निषेध के रूप में, अभाव के रूप में इसका ही प्रयोग करते हैं, निषेध के रूप में नहीं, अभाव के रूप में। बिन बोया, ऐसा होता है बरसात के दिनों में, जो बच्चे किसानी से जुड़े हुए जिनके माता पिता होंगे वो जान रहे होंगे कि बरसात के दिनों में हमारे खेत में जिन पौधों को हम नहीं बोते हैं वो भी उग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये बिन बोए उग गया, बिन बोए मतलब अभाव, बोने का अभाव रहा, वहाँ बोए नहीं है लेकिन फिर भी उग गया। बिन चाहा, मतलब जिसे नहीं चाहा हो, बिन खाया मतलब नहीं खाया है, ठीक। तो ये अभाव के रूप में बिन का प्रयोग करते हैं, बिन का पहले हम प्रयोग करेंगे अभाव के लिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा है भर। भर का अर्थ क्या होता है, भर का मतलब समझ लीजिए पहले, भर मतलब पूरा या ठीक। जैसे देखिए अब भरपूर, वैसे बोलते हैं ना, आज तो हम लोग भरपूर खाएंगे, आज तो मेरे घर में पूरी बन रहा है, हम भरपूर खाएंगे। भरपूर मतलब अपना पूरा भर के खाएंगे, ठीक है। भरपूर का मतलब क्या होगा, पूरा भर के, इसका प्रयोग ही होता है, इसका अर्थ ही होता है पूरा, ठीक ना। पूरा मतलब टोटल, जितना भी है उतना पूरा, ठीक है। एक है भरमार, जिसका जो मतलब ऐसे इसका प्रयोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर बुक्स, मेरे पास बुकों का भरमार है, मतलब बुक भरे पड़े हैं, भर पेट, मेरा पेट एकदम भरा हुआ है। तो भरा हुआ जहाँ भाव हो, जहाँ भरने का भाव हो, पूरा का भाव हो, वहाँ भर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक। और इसका पहचान भी कैसे करेंगे, आपको बता दे रहे हैं कि जो उपसर्ग लगा रहे हो उसको यदि काट लो, उसको हटा दो, तो जो शब्द बचता है वो शब्द भी अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए 9वें नंबर में हमारा क्या कहता है, सु या सु, साथ या रहित। सु का अर्थ क्या होता है, साथ या रहित। जैसे अ और अन साथ में आ गया था, सिमिलैरिटी थी दोनों में, इसी प्रकार से स और सु साथ में आ गया, क्योंकि इन लोगों में भी थोड़ी सिमिलैरिटी होती है, दोनों को साथ में ही हम पढ़ लेंगे। तो स देखिए, स का क्या अर्थ होता है, साथ, ऐसे कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ देखिए आप, सपरिवार मतलब परिवार के साथ। स का अर्थ होता है साथ, सरस, ये ऐसे बोलते हैं, ये आम तो एकदम सरस है। सरस मतलब क्या होता है, रस के सहित है, ठीक। सहित मतलब सबका हित, सजाती है मतलब एक ही जाति के। सुमन मतलब मन के साथ, सजग जो जगा हुआ हो, सक्रिय जो कुछ करे। सस्वर मतलब स्वर के साथ, सुडौल मतलब सही आकार। अब देखिए इसमें आपको स और सु, तो सु का आपको एक सुडौल दिख रहा है, एक सुमन दिख रहा है। इससे आप समझ जाएंगे कि इसका बस आपको जितने भी उदाहरण हैं इसमें बस याद बात कुछ नहीं करना है, समझना है कि उपसर्ग जो होते हैं हिंदी के 10 होते हैं मेनली, और उन उपसर्ग शब्दों से उन उपसर्ग से शब्द निर्माण कैसे होता है वो आपको बस देखना है। तो 10वां देखिए, 10वां हमारा क्या कहता है,
देखिए सु से और कुछ उदाहरण है। सु से और क्या बनेगा? सुघड़। जैसे बोलते हैं ना वो लड़की बहुत सुघड़ है। सुघड़ मतलब सुंदर। सुंदर के लिए हम सुघड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। सुशील मतलब ऐसा होता है, आपने कभी सुना है वो किसी के लिए होगा तो वो बहुत ही सुशील, सुंदर, सुघड़ और सुशील है। सुघड़ सुशील का ये जो है सु का अर्थ होता है मतलब सुंदर या अच्छा, या स का अर्थ होता है सहित या साथ में। इसे बोलते हैं हम ना सपत्नी, सपरिवार। सपत्नी मतलब पति पत्नी साथ में, सपरिवार मतलब पूरा परिवार। स का अर्थ है साथ और सु का हो गया सुंदर, अच्छा। अब 10वां देखिए, हमारा हिंदी का लास्ट उपसर्ग है क या कु। जैसे स या सु को साथ में ले लिए थे और अनु को साथ में ले लिए थे, इसलिए क और कु को भी साथ में लेंगे और साथ में ही पढ़ लेंगे इन लोगों को। तो क से क्या बनेगा और कु से क्या बनेगा? देखिए, तो कुपुत्र, जो नालायक पुत्र उसे कुपुत्र कहते हैं। कुघड़ी, जो खराब घड़ी हो, मतलब घड़ी मतलब टाइम देखने वाला घड़ी नहीं, घड़ी मतलब समय, ठीक है, घड़ी मतलब समय, जो खराब समय हो। कुयोग मतलब खराब योग। कुरूप मतलब खराब रूप। तो क और कु का प्रयोग हीनता के लिए किया जाता है। थोड़ा गला फंस रहा है बच्चों, आप परेशान मत होइएगा। क और कु का प्रयोग हीनता के लिए किया जाता है, जहाँ हीन दिखाना हो। मतलब देखिए, अब क या कु जो ये है, इनको हटा के देखिए, जो शब्द बन रहा है आपको अर्थपूर्ण शब्द दिख रहा होगा। जैसे कु घड़ी में कु हटा दिए तो घड़ी दिखेगा, कुपुत्र में कु हटा दिए तो पुत्र दिखेगा, कुयोग में कु हटा दीजिए तो योग दिखेगा, कुरूप में कु हटा दीजिए तो रूप दिखेगा। तो इसके लगाने से जो इसका अर्थ है, कु या क का क्या अर्थ है? हीनता। तो जो पहले से वर्ड है वो हीनता में, मतलब उसमें हीनता आ जाए, उसका अर्थ बदल जाए। पहले से तो अच्छा था ना, पुत्र मतलब बेटा होता है, लेकिन नालायक हो, कु लग गया तो वो नालायक बेटा हो गया। तो बेटे में परिवर्तन, बेटे का अर्थ जो बेटा था पहले से, उसमें तो परिवर्तन आ गया ना। पहले आपको ये नहीं बताया जा रहा था कि वो कैसा लड़का है, बस आपको बताया था कि बेटा है। लेकिन कु लगाने से अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ कि बेटे का किस तरह का बेटा है, कैसा है, उसका नेचर क्या है, तो वो नालायक है, वो कुपुत्र है। पता चला? खराब योग, कुरूप, इन सब से आप समझ गए होंगे डेफिनेटली। तो आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मेरा थोड़ा सा हमको बोलने में परेशानी हो रही है, गला फंस रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम हम हिस्ट्री की क्लास में। हिंदी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आपको सही लगता हो, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और नए बच्चों को हमसे जोड़ने का प्रयास करिएगा बच्चों। संडे के दिन आपको कुछ टेस्ट मिल सकते हैं और टेस्ट में कुछ बच्चे चेंज करने के लिए करते हैं। तो बच्चों आप देखिए, अन्य जगहों पर भी आपके पास बहुत ऑप्शन है। टेस्ट का तरीका यही होता है बच्चों कि पहले आप अपने कॉपी में लिखें। अब कोई आप लोग जो टेस्ट जैसे लिया जा रहा है वैसे ही लिया जाएगा। संडे को एक हिस्ट्री का टेस्ट कंडक्ट किया है, उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री और ये मिडावल हिस्ट्री दोनों के प्रश्न मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।